कहानी का आगाज डेविड ब्रूस नामी एक शख्स से होती है जो कभी बोस्टन का एक मुअज़्ज़िज़ लॉ प्रोफेसर था, लेकिन आज उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। उस पर अपने ही 3 साला मासूम बेटे मैथ्यू को बेरहमी से कत्ल करने का इल्जाम साबित हो चुका है। अदालत के मुताबिक उसने बेसबॉल बैट से अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। हर सबूत, हर गवाह और फोरेंसिक रिपोर्ट इसी की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन इतने मजबूत सबूतों के बावजूद डेविड आखिरी सांस तक खुद को बेगुनाह बताता रहा। उसका कहना था कि उसने कभी अपने बेटे को हाथ तक नहीं लगाया, फिर भी उसके दिल में एक ऐसा बोझ था जिससे वो कभी आजाद नहीं हो सका, क्योंकि जिस रात मैथ्यू की मौत हुई थी उसी ने अपने बेटे की लाश उसके कमरे में सबसे पहले देखी थी। इसी जुर्म की सजा काटते हुए डेविड पिछले 5 सालों से मैन की सबसे खतरनाक ब्रिक्स जेल में बंद है। इस दौरान उसने दुनिया से तकरीबन हर रिश्ता तोड़ दिया है। वो किसी से मिलना तक पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि अपने खानदान से भी। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी अचानक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। इससे मिलने उसकी साबिका बीवी आती है जो पहले एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर रह चुकी है। रेचल उसके सामने एक हाल ही में खींची गई तस्वीर रखती है जो एक तफरीही पार्क में ली गई थी। पहली नजर में ये सिर्फ एक आम सी तस्वीर लगती है, लेकिन जैसे ही डेविड उसकी तरफ गौर से देखता है उसकी सांसें रुक जाती हैं। तस्वीर के पीछे एक लड़का नजर आता है जो बिल्कुल उसके बेटे मैथ्यू जैसा लगता है। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो 5 साल बड़ा दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, उसके गाल पर वही पैदाइशी निशान भी मौजूद था जो मैथ्यू के चेहरे पर हुआ करता था। 5 साल बाद आज डेविड के दिल में एक ऐसी उम्मीद ने जन्म लिया जो नामुमकिन सी लग रही थी। क्या इसका बेटा वाकई जिंदा है? अगर ऐसा है तो जिस बच्चे के कत्ल का इल्जाम इस पर लगा वो आखिर कौन था? इसी पर डेविड एक फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे को ढूंढ कर रहेगा और इस पूरे राज से पर्दा उठाकर रहेगा। लेकिन इससे पहले कि रेचल उसे पूरी बात बता पाती, जेल का गार्ड वेसन अचानक वहां पहुंच जाता है और डेविड को जबरदस्ती वहां से ले जाता है। हैरत की बात यह थी कि डेविड को ले जाते वक्त वेसन चुपके से किसी को ये खबर भी कि रेचल उससे मिलने आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जेल के अंदर भी कोई हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसके बाद डेविड पूरी बात जेल के वार्डन फिलिप मैकेंजी को बताता है, जो उसके खानदान का पुराना दोस्त भी है। तस्वीर देखने के बाद फिलिप के दिल में भी शक पैदा होने लगता है कि शायद डेविड सच बोल रहा है और मैथ्यू वाकई जिंदा हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए वो डेविड के वालिद लेनी ब्रूस से पुराने केस की पूरी फाइल मंगवाता है। लेनी खुद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। शुरू में उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आता कि जिंदा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो पूरी केस फाइल चोरी छुपे एक गार्ड के जरिए डेविड तक पहुंचा देते हैं। इधर दूसरी तरफ डेविड की साबिका बीवी शेरिल अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने दूसरी शादी कर ली थी और अब वो एक बेटी की मां बनने वाली थी। रेचल उससे मिलने जाती है ताकि उसे तस्वीर के बारे में बता सके, लेकिन जब वो अपनी बहन को इतने सालों बाद पहली बार खुश देखती है तो उसके कदम रुक जाते हैं। वो सोचती है कि अगर ये खबर झूठी निकली तो उसकी बहन की जिंदगी एक बार फिर टूट जाएगी, इसीलिए वो फिलहाल ये सीने में ही दबा कर रख लेती है। इसी दौरान जेल के अंदर डेविड की जिंदगी अचानक खतरे में पड़ जाती है। समनर नाम का एक कैदी जानबूझकर इससे झगड़ा शुरू कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब डेविड के पास जीने की एक वजह थी, इसलिए वो पूरी ताकत से मुकाबला करता है और समनर को बुरी तरह पीट देता है। तभी वेसन और बाकी गार्ड्स वहां पहुंचकर लड़ाई रोक देते हैं, लेकिन इस पूरे वाकये में डेविड एक इंतहाई खौफनाक बात नोट करता है। उसे महसूस होता है कि वेसन ने जानबूझकर समनर को उस पर हमला क्या था जैसे दोनों पहले से मिले हुए हों और उनका मकसद सिर्फ एक था, डेविड को हमेशा के लिए खत्म करना। अब डेविड पुराने केस की हर फाइल को गौर से पढ़ना शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसे तफ्तीश में कई बड़ी खामियां नजर आने लगती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसके खिलाफ झूठी गवाही दी गई थी, इसलिए वो रेचल से कहता है कि वो एक खातून गवाह हिल्डा विंस्लो का पता लगाए जिसने अदालत में उसके खिलाफ बयान दिया था। डेविड को पूरा यकीन था कि जिसने मैथ्यू को गायब किया उसी ने हिल्डा को भी झूठ बोलने पर मजबूर किया था, लेकिन इसी रात हालात और भी खतरनाक जाते हैं। वेसन चुपके से डेविड को उसकी सेल से बाहर निकालकर जेल के एक सुनसान हिस्से में ले जाता है। वहां इसका इरादा बिल्कुल साफ था, डेविड को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देना। लेकिन ऐन वक्त पर डेविड उसके हमले से बच निकलता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते हुए भागने लगता है। भागते हुए वो वेसन से पूछता है कि आखिर वो उसे क्यों मारना चाहता है। तब वेसन ऐसी बात कह देता है जो पूरे मामले को और भी पुरस्कार बना देती है। वो कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि डेविड ने उनका पैसा ले लिया था, लेकिन इससे पहले
कि वो पूरी सच्चाई बता पाता है, पीछे से एक दूसरा गार्ड आता है और डेविड के सर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह जब डेविड की आंख खुलती है तो उसे एक बात पूरी तरह समझ आ जाती है, कोई बहुत ताकतवर इंसान हर कीमत पर उसे इस जेल के अंदर दफन रखना चाहता है, क्योंकि अगर वो बाहर निकल गया तो कई ऐसे राज सामने आ जाएंगे जो सालों से छुपाए गए हैं। कुछ देर बाद वार्डन फिलिप उससे मिलने आता है और एक बहुत अहम बात बताता है। वो कहता है कि डेविड पर जितने भी हमले हुए हैं, इन सब की शुरुआत जब रेचल ने उसे वो पुरस्कार तस्वीर दिखाकर गई थी। अब फिलिप को भी पूरा यकीन होने लगा था कि मैथ्यू वाकई जिंदा है और जिसने सालों पहले इसका अगवा किया था, उसके पास इतनी ताकत और पैसा है कि वो जेल के गार्ड्स और कैदियों तक को खरीद सकता है, सिर्फ इसलिए ताकि डेविड कभी सच तक न पहुंच सके और अपने बेटे की तलाश शुरू ही न कर पाए। इसके बाद वार्डन फिलिप एक निहायत खतरनाक लेकिन शानदार मंसूबा तैयार करता है। इस मिशन में उसका साथ देता है उसका बेटा एडम मैकेंजी, जो बोस्टन पुलिस में एक सर्जन है और डेविड का दोस्त भी है। अब इन दोनों का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरह डेविड को जेल से बाहर निकाला जाए, ताकि वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढ सके और इस पूरे साजिश का पर्दाफाश कर सके। मंसूबे के मुताबिक एडम जानबूझकर ऐसा ड्रामा करता है जैसे डेविड ने उस पर हमला कर दिया हो। दूसरी तरफ फिलिप खुद को यरगमाल बनने का ड्रामा करता है ताकि जेल की सिक्योरिटी को यकीन हो जाए कि डेविड जबरदस्ती भाग रहा है। इनकी ये चाल कामयाब हो जाती है और देखते ही देखते वो लोग ब्रिक्स जेल की सख्त सिक्योरिटी को चकमा देकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आजादी का यह लम्हा ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता है। चंद ही मिनटों में पूरी रियासत की पुलिस को जेल से फरार होने की खबर मिल जाती है। देखते देखते डेविड की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। टेलीविजन चैनल से लेकर अखबारों तक हर जगह सिर्फ उसी की खबर चल रही थी। अब डेविड पूरे मुल्क का सबसे ज्यादा मतलूब भिगोड़ा बन चुका था। फिलिप की मदद से पुलिस को चकमा देते हुए डेविड आखिरकार एक शॉपिंग सेंटर पहुंचता है, जहां रेचल पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। रास्ते में रेचल उसे अपनी तहकीकात में मिले कुछ नाने वाले हकाइक बताती है। उसे पता चला है कि हिल्डा विंस्लो वही औरत है जिसने अदालत में डेविड के खिलाफ गवाही दी थी। ट्रायल खत्म होते ही उसने अपनी शनाख्त बदलकर न्यूयॉर्क चली गई थी। लेकिन इसके बाद रेचल एक ऐसी बात बताती है जो पूरे केस की बुनियाद हिला देती है। जिस बच्चे की लाश को मैथ्यू समझकर दफनाया गया था, उसका चेहरा इतना बुरी तरह खराब हो चुका था कि उसकी शनाख्त करना नामुमकिन था। इसकी शनाख्त सिर्फ डीएनए एनालिसिस टेस्ट की बुनियाद पर की गई थी और अब यही एक बात पूरे मामले को पहले से भी ज्यादा प्रसरार बना देती है। FBI भी उस केस में कूद पड़ती है। इस ऑपरेशन की कमान सीनियर एजेंट मैक्स विलियम्स और उसकी बेटी एजेंट सारा ग्रेट संभाले हुए हैं। जैसे जैसे वो तफ्तीश को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें शक होने लगता है कि डेविड के जेल से भागने में फिलिप और एडम मैकेंजी का हाथ हो सकता है। उनका शक इस वक्त और गहरा हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि ब्रोज और मैकेंजी खानदान कई दहाइयों से एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में डेविड से मिलने आने वाली वाहिद इंसान उसकी साबिका बीवी रेचल थी। जब FBI जेल की क्लोज सर्किट टेलीविजन रिकॉर्डिंग निकलवा के देखती है तो पता चलता है कि रेचल और डेविड की मुलाकात वाली फुटेज कुछ घंटे पहले ही सिस्टम से डिलीट कर दी गई थी। अब ये साफ जाहिर था कि कोई बहुत ताकतवर शख्स सबूत मिटाने में लगा हुआ है। इसी दौरान FBI को गार्ड वेसन का पता चलता है और वो उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन डेविड उनसे पहले ही वेसन तक पहुंच चुका था। अपनी जान के खौफ से वेसन पहले ही अपनी बीवी और बेटी को किसी महफूज जगह भेज चुका था। वो जानता था कि जिन लोगों के लिए वो काम कर रहा था वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। वो सीधा उससे सवाल करता है कि आखिर मैथ्यू के गायब होने के पीछे कौन है। वेसन बताता है कि उसे सिर्फ जेल के अंदर डेविड पर नजर रखने के पैसे मिलते थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे ही रेचल वो तस्वीर लेकर आई, हालात पूरी तरह बदल गए। वो ये भी खबरदार करता है कि इस पूरे खेल के पीछे बहुत ताकतवर लोग हैं जो अपने राज छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। डेविड उससे सच बोलने और अपने बेटे तक पहुंचने में मदद करने की दरखास्त करता है, लेकिन वेसन साफ इनकार कर देता है। उसका कहना था कि अब सिर्फ डेविड ही नहीं बल्कि इसका अपना खानदान भी इस खतरनाक जाल में फंस चुका है। इसी वक्त अचानक रेचल को घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। रेचल फौरन दौड़ कर आती है और डेविड से बगैर देर किए वहां से निकलने को कहती है। अगले ही लम्हे FBI की एजेंट सारा अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। दूसरी तरफ मैक्स को जेल के एक कैदी से पता चलता है कि जिस रात डेविड पर हमला हुआ था, उस रात वेसन ने उसकी सेल अपनी जाती इमरजेंसी की से खोली थी। उसने कंट्रोल रूम से दरवाजा खुलवाने के बजाय खुद ताला खोला था।
ये बहुत मशकूक था और साफ जाहिर कर रहा था कि वो कुछ छुपाना चाहता था। अब डेविड और रेचल तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में डेविड एक और बड़ा इंकशाफ करता है। वो बताता है कि मरने से पहले वेसिन उसे एक बर्नर फोन दे गया था। इसी फोन से वो एक पुरस्कार आदमी स्टेफानो के राब्ते में रहता था, जो उसे डेविड के बारे में हिदायत देता था। कुछ देर बाद अचानक वही फोन बज उठता है। दूसरी तरफ खुद स्टेफानो होता है। वो मैथ्यू की मौत का मजाक उड़ाते हुए ऐसी बातें करता है जैसे उसे इस रात की पूरी हकीकत पहले से मालूम हो। इसकी बातें सुनकर डेविड का यकीन और भी पुख्ता हो जाता है कि उसके बेटे के लापता होने और इसे झूठे मुकदमे में फंसाने के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। इधर एफबीआई की एजेंट सारा वेसन के बैंक रिकॉर्ड्स की छानबीन करती है। तफ्तीश में सामने आता है कि डेविड के जेल जाने के बाद से वेसन को मुसलसल एक शेल कंपनी के जरिए पैसे भेजे जा रहे थे, जिसका अंदराज केमन आइलैंड्स में था। इसका साफ मतलब था कि कोई खुफिया तंजीम सालों से इसे फंड कर रही थी। मैक्स और सारा एक थ्योरी बनाते हैं कि शायद वेसन ने डेविड को मारने की कोशिश की थी और बाद में डेविड बदला लेने उसके घर पहुंचा। ये बात सुनने में तो ठीक लगती थी, लेकिन इससे एक सवाल का जवाब अब भी नहीं मिल रहा था। आखिर डेविड जेल से भागा ही क्यों? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एफबीआई डेविड की जेल सेल की तलाशी लेती है। वहां उन्हें पुरानी तफ्तीश की फाइल मिलती है जो वहां कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। इसी फाइल में उन्हें हिल्डा विंसलो का नाम मिलता है और वो ये मान लेते हैं कि डेविड शायद इससे बदला लेने के लिए न्यूयॉर्क गया है। इधर डेविड और रेचल यॉर्क पहुंच जाते हैं। पुलिस से छुपने के लिए रेचल अपने पुराने बॉयफ्रेंड हेडन से मदद मांगती है और उससे उसका खाली अपार्टमेंट कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत ले लेती है। हेडन अभी भी रेचल से मोहब्बत करता था, इसलिए वो फौरन मान जाता है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उनका साथ नहीं देती। बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरे में हेडन गलती से डेविड को रेचल के साथ देख लेता है। अब डेविड की लोकेशन किसी भी वक्त लीक हो सकती थी। इसी दौरान स्टेफानो, जो बाद में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर निकलता है, चुपके से शरील के घर में घुस जाता है। वो किसी ऐसी चीज की तलाश में आया था जिसका ताल्लुक उस पुराने केस से था। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। सामने वाला उसे कुछ अहकामात देता है और स्टेफानो बगैर कोई सवाल किए फौरन उन पर अमल कर लेता है। इससे साफ जाहिर होता है कि असल खिलाड़ी कोई और है, जिसके इशारों पर सब लोग काम कर रहे हैं। इधर आधी रात को एडम के फोन पर एक पुरस्कार मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही वो बगैर वक्त जाया किए सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो मैथ्यू की कब्र खोदना शुरू कर देता है। ये देखकर साफ समझ आ जाता है कि इस कब्र के नीचे सिर्फ नेबल के सालों पर मुहित एक ऐसा राज दफन है जो पूरी कहानी बदल सकता है। इसके बाद कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, जब डेविड अपने खानदान के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। वहाँ फिलिप, एडम, रेचल और उस वक्त का उसका बॉयफ्रेंड हेडन भी मौजूद थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। तभी रेचल एक ऐसे आदमी की तरफ इशारा करती है जो दूर खड़ा उन्हें मुसलसल देख रहा था। एडम बताता है कि उसका नाम संक है, जो कभी उनका स्कूलमेट था लेकिन अब एक खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है। और ठीक इसी वक्त एफबीआई का एक एजेंट शरील के घर पहुंचता है और उसे बताता है कि डेविड के जेल से भागने से कुछ दिन पहले रेचल उससे मिलने जेल गई थी। ये बात सुनते ही शरील के चेहरे का सुकून गायब हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसके बेटे की मौत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एफबीआई का एजेंट शरील से कहता है कि अगर रेचल या डेविड उससे राब्ता करें या फिर उनके बारे में कोई भी मालूमात मिले तो वो फौरन एफबीआई को इत्तला दे। अब सबकी नजरें सिर्फ डेविड पर थीं। इसी दौरान फिलिप डेविड के वालिद लेनी और उसकी बहन सोफी से मिलने पहुंचता है। वहां वो उन्हें बताता है कि रेचल ने डेविड को एक ऐसी तस्वीर दिखाई है जिससे लगता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है। इतना ही नहीं, इस तस्वीर को देखने के बाद से ही मुसलसल डेविड को मारने की कोशिश की जा रही है। फिलिप के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही मतलब था, कोई बहुत ताकतवर इंसान हर हाल में चाहता है कि डेविड कभी अपने बेटे की सच्चाई तक ना पहुंच पाए। इसके बाद फिलिप और लेनी सोफी के सामने एक ऐसा राज खोलते हैं जिसे उन्होंने 5 सालों तक छुपा कर रखा था। वो बताते हैं कि उन्होंने इस बेसबॉल बैट को जमीन में दफनाया था जिसे पुलिस ने कत्ल का हथियार करार दिया था। उस वक्त दोनों को यकीन था कि डेविड अपनी नींद में आने वाले खौफनाक दौरे के दौरान गलती से मैथ्यू की मौत का सबब बन गया था, इसलिए उन्होंने बेटे को बचाने के लिए सबूत छुपा दिया। लेकिन जब अदालत में हिल्डा विंसलो ने ये गवाही दी कि उसने अपनी आंखों से डेविड को वही बेसबॉल बैट दफनाते हुए देखा था, तब फिलिप और लेनी भी हैरान रह गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये बयान बिल्कुल झूठ था। दूसरी तरफ रेचल को
इसी दौरान जिम का फोन आता है। जिम बताता है कि उसे हिल्डा वेंस्लो की नई लोकेशन मिल गई है, लेकिन उसकी असल दिलचस्पी इस केस को दुनिया के सामने सनसनीखेज खबर बनाकर अपनी पहचान बनाने में थी। रेचल फौरन इनकार कर देती है। उसके लिए खबर से ज्यादा जरूरी अपने भांजे की जान थी। उसके बाद रेचल अपनी बहन शेरियल को फोन करती है और पहली बार उसे सच बताती है कि वो उस वक्त डेविड के साथ है और उन्हें पूरा शक है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही शेरियल की दुनिया एक बार फिर हिल जाती है। 5 सालों से जिस बेटे को वो मुर्दा समझ रही मान चुकी थी, उसके जिंदा होने की उम्मीद उसके अंदर फिर से जाग उठती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि सच तो ये था कि उसने कभी अपने बेटे को दिल से भुलाया ही नहीं था। खुद को संभालने के लिए शेरिल वॉशरूम जाती है। वहीं उसकी मुलाकात एक प्रसर्रार खातून गर्टरूड से होती है, जो बड़ी शाइस्तगी से अपना तारुफ कराती है। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये मुलाकात आगे चलकर कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। इधर पुलिस फिलिप और लीनी को बताती है कि पिछली रात किसी ने मैथ्यू की कब्र खोद कर इसकी लाश गायब कर दी है। ये सुनते ही फिलिप समझ जाता है कि ऐसा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, और वो था एडम। इधर FBI के मैक्स और सारा डेविड को पकड़ने के लिए नई मंसूबाबंदी करते हैं। उन्हें यकीन था कि जैसे ही डेविड को हिल्डा की नई शनाख्त और पता मिलेगा, वो सीधा उसी के पास जाएगा। FBI आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब पहुंच रही थी। ये समझते ही रेचल एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपना फोन डेविड को दे देती है और जानबूझकर खुद पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाती है, ताकि FBI की सारी तवज्जो उसी पर मरकूज हो जाए और डेविड आराम हिल्डा तक पहुंच सके। पूछगछ के दौरान रेचल शुरू में कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, लेकिन जब मैक्स उसे मफरूर कैदी की मदद करने के इल्जाम में जेल भेजने की धमकी देता है, तो वो सिर्फ इतना तस्लीम करती है कि वो हिल्डा विंस्लो की तलाश कर रही थी। लेकिन इसी वक्त मैक्स को एहसास हो जाता है कि रेचल जानबूझकर वक्त जाया कर रही है, ताकि डेविड उनसे पहले हिल्डा तक पहुंच जाए, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। रेचल की कुर्बानी की वजह से डेविड खामोशी से हिल्डा के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अब बंदूक की नोक पर हिल्डा आखिरकार 5 साल पुराना सच उगल देती है। वो बताती है कि उसे स्किंक नामी मुजरिम ने झूठी गवाही देने पर मजबूर किया था। स्किंक बोस्टन के खतरनाक माफिया बॉस निक्की फिशर का सबसे भरोसेमंद आदमी था। उसने हिल्डा को धमकी दी थी कि अगर उसने अदालत में झूठ नहीं बोला तो उसके खानदान को मार दिया जाएगा। साथ ही उसने उसकी बेटी का जुआ का कर्ज चुकाने का लालच भी दिया था। बदले में उसे सिर्फ इतना कहना था कि उसने डेविड को बेसबॉल बीट दफनाते हुए देखा था। सारी सच्चाई बताने के बाद हिल्डा डेविड को वहां अभी मदद करती है ताकि FBI उसे पकड़ ना सके। लेकिन जैसे ही डेविड वहां से निकलता है, हिल्डा चुपके से स्नेक को फोन करके बता देती है कि डेविड उसके पास आया था और उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। स्नेक उसे चुप रहने का हुक्म देता है और कहता है कि वो खुद उससे मिलने आ रहा है। इधर FBI एजेंट सारा डेविड का पीछा करते करते इमारतों की छतों तक पहुंच जाती है। आखिरकार वो इसे चारों तरफ से घेर लेती है। ऐसा लगता है कि अब डेविड का बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी वो ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने भी तवक्को नहीं की थी। वो इमारत की छत से छलांग लगा देता है और नीचे गुजर रहे एक ट्रक की छत पर जा गिरता है। ट्रक आगे बढ़ जाता है और डेविड एक बार फिर FBI की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। इधर फिलिप और लीनी एडम से मैथ्यू की लाश के बारे में सवाल करते हैं। तब एडम बताता है कि उसने पिछली रात कब्र इसलिए खोदी थी ताकि नया DNA सैंपल लेकर डेविड की बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन जब ताबूत खोला गया तो उसके अंदर कोई लाश थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई साल पहले ही किसी ने लोहे की रॉड से ताबूत खोलकर लाश चुरा ली हो। ये सुनकर फिलिप, लेनी और एडम तीनों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ एक गलत तफ्तीश नहीं थी, बल्कि कई सालों से रचाया गया बहुत बड़ा साजिश थी। इसके बाद तीनों शुरू से पूरे केस की दोबारा तफ्तीश करने का फैसला करते हैं। इधर शेरियल एक चैरिटी फंड रेजिंग प्रोग्राम में तकरीर कर रही होती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसका नया शौहर रोनाल्ड उसकी मुलाकात उसी अमीर खातून गिट्रो से करवाता है, जो उनकी तंजीम को बड़ी रकम अतिया करती है। बाहर से देखने पर गिट्रो बहुत नेक और मोअज़्ज़ज़ लगती है, खातून लगती थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बाद में पता चलता है कि गिट्रोड भी स्टेफानो के साथ मिलकर इसी खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा है जो सालों से डेविड का पीछा कर रहा है। स्टेफानो उसे बताता है कि रेचल के पास अभी भी वो तस्वीर मौजूद है जिसमें मैथ्यू जैसा दिखने वाला लड़का नजर आता है, और इस वक्त रेचल FBI की हिरासत में है। इसके बाद कहानी अचानक एक समंदर किनारे पहुंचती है। वहां एक छोटा लड़का खुशी खुशी खेल रहा होता है। तभी एक औरत उसे थियो कहकर आवाज देती है। लड़का फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन ये आम बच्चा नहीं बल्कि यही असल मैथ्यू ब्रोज है, जो अब एक नई शनाख्त और नई जिंदगी गुजार रहा है।
इधर डेविड किसी तरह बचकर फिर से हेडन के अपार्टमेंट में छुप जाता है। कुछ देर बाद हेडन वहां पहुंचता है और गुस्से में रेचल के बारे में पूछता है। डेविड उसे बताता है कि रेचल ने खुद को जानबूझकर गिरफ्तार करवाया ताकि वो हिल्डा तक पहुंच सके। ये सुनकर हिल्डा भड़क उठता है और पुलिस को खबर देने की धमकी देता है, लेकिन तभी डेविड एक ऐसी बात कहता है जो सब कुछ बदल देती है। वो कहता है कि मैथ्यू जिंदा है। इसके बाद डेविड कहानी सुनाता है। अब इसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसके बेटे का कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि माफिया ने इसका अगवा किया था। वो ये भी बताता है कि हिल्डा से निकलते वक्त उसने जानबूझकर ऐसा इंतजाम किया था ताकि स्कंक खुद न्यूयॉर्क तक उसका पीछा करे, क्योंकि स्कंक निक्की फिशर का सबसे भरोसेमंद आदमी था और डेविड को उम्मीद थी कि इसी के जरिए वो आखिरकार अपने बेटे तक पहुंच जाएगा। डेविड फैसला करता है कि अब वो अकेला ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रेचल की जान और ज्यादा खतरे में पड़े। लेकिन हेडन अल्फाज में कह देता है कि रेचल कभी पीछे हटने वाली नहीं है। जब बात उसके अपने भांजे की होगी तो वो आखिरी सांस तक सच का पीछा करेगी। ये कहकर हेडन डेविड को अपने अपार्टमेंट में छुपने की इजाजत दे देता है। इधर FBI एजेंट मैक्स और सारा हिल्डा से मुसलसल पूछगुछ कर रहे होते हैं। उन्हें पूरा शक था कि हिल्डा ने डेविड की मदद की है और जानबूझकर उसे अपने अपार्टमेंट से फरार होने दिया। लेकिन चाहे वो उससे कितने भी सवाल पूछें, हिल्डा एक लफ्ज तक नहीं बोलती। वो जानती थी कि अगर उसने सच बताया तो सिर्फ इसकी नहीं बल्कि उसके खानदान की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैक्स और सारा की उलझन और बढ़ जाती है। आखिर जिस औरत की गवाही की वजह से डेविड 5 साल जेल में सड़ता रहा, वही आज उसकी मदद क्यों कर रही थी? सबसे हैरानकुन बात यह थी कि डेविड उसके पास बदला लेने नहीं गया था, बल्कि हिल्डा ने खुद उसे बचाकर वहां से निकलने दिया था। इसी दौरान फिलिप, लेनी और एडम फिर से उस रात की हर वाकया जोड़ने लगते हैं जिस रात मैथ्यू के मरने की बात कही गई थी। तभी लेनी को एक पुरानी बात याद आती है कि उस रात शीरियल को अस्पताल से एक इमरजेंसी कॉल आई थी जिसमें बस एक्सीडेंट की बात कही गई थी, लेकिन पूरी केस फाइल में कहीं भी इस बस हादसे का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। एडम फौरन तहकीकात करवाता है और जो सच सामने आता है वो सबको हिला कर रख देता है। इस रात सिर्फ इस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे बोस्टन में कहीं भी कोई बस एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। यानी शेरिल को घर से बाहर बुलवाने के लिए झूठ बोला गया था। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि ये झूठ किसी और ने नहीं बल्कि रोनाल्ड ने बोला था, जो उस वक्त शेरिल का बॉस था और आज उसका शौहर बन चुका है। उसने जाली इमरजेंसी कॉल कर घर से दूर भेज दिया था, ठीक उसी रात जब मैथ्यू प्रसरार तरीके से गायब हुआ था। ये बात पता चलते ही लेनी सीधा अस्पताल पहुंचकर रोनाल्ड का सामना करने जाता है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात शेरिल से हो जाती है। लेनी उसे सारी सच्चाई बता देता है और रोनाल्ड के झूठ का भी पर्दाफाश करता है। शुरू में शेरिल को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि लेनी उसके शौहर पर बिला वजह शक कर रहा है, क्योंकि रोनाल्ड ने पहले ही उसे समझा दिया था कि बस हादसे के मरीजों को दूसरे अस्पताल भेज दिया गया था। उस वक्त ये बात बिल्कुल मामूली लगी थी। जैसे लेनी वहां से चला जाता है, शेरिल के दिल में भी शक पैदा होने लगता है। वो फौरन रोनाल्ड को फोन करती है, लेकिन वो उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं देता। इधर डेविड और हिल्डा पहले से तयशुदा जगह पर मिलने की तैयारी करते हैं। हेडन खुद उसे वहां छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एहतियात के तौर पर अपनी पिस्तौल भी उसे दे देता है। इसी दौरान सारा रेचल का सामान देखते हुए उसके बैग में रखी वही पुरअसरार तस्वीर देखती है। उसे अजीब लगता है कि इस तस्वीर में ना तो रेचल है, ना उसका खानदान और ना ही डेविड। वो बार बार पूछती है कि आखिर इस तस्वीर का मतलब क्या है, लेकिन रेचल हर सवाल पर खामोश रहती है। वो किसी भी कीमत पर डेविड की तहकीकात को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। कुछ वक्त बाद हेडन अपने असर और रसूख और पैसों का इस्तेमाल करके रेचल की $10 लाख की जमानत भर देता है। अब रेचल दोबारा आजाद थी और डेविड की मदद करने के लिए वापस आ जाती है। जैसा कि डेविड ने सोचा था वैसा ही होता है। स्कैंग आखिरकार वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में हिल्डा से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों बात कर पाते, डेविड सामने आ जाता है और इसका रोक लेता है। स्किंग बगैर एक लम्हा जाया किए हिल्डा को गोली मारकर हमेशा के लिए खामोश कर देता है। इसके बाद डेविड और स्किंग के दरमियान जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान डेविड के हाथ से गलती से गोली चल जाती है, जबकि स्किंग वहां से भाग निकलता है। डेविड उसका पीछा करता है और कुछ दूर जाकर उसे जख्मी हालत में पकड़ लेता है। यही मौका था जिसका उसे इंतजार था। वो स्किंग को एक सुनसान इमारत में ले जाकर उससे अपने बेटे के बारे में सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जब मैक्स और सारा मौके पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि स्किंग ने हिल्डा का कत्ल किया और फिर खुद वहां से भाग गया। ये बात उन्हें भी अजीब लगती है, क्योंकि अगर स्किंग इतना बेरहम था कि एक बुजुर्ग खातून को मार सकता है, तो उसने डेविड को इसी वक्त क्यों नहीं मारा? सुनसान इमारत में डेविड स्किंग से बेरहमी से पूछगछ करता है। आखिरकार स्किंग एक ऐसा सुराग देता है जो पूरी कहानी की सिमत बदल देता है।
वो मैथ्यू के अगवा की असल वजह तो नहीं बताता, लेकिन इतना जरूर कहता है कि अगर सच जानना है तो अपने वालिद लेंसे से पूछो कि निक्की फिशर आखिर मैथ्यू को क्यों चाहता था। लेकिन इससे पहले डेविड उससे मजीद मालूमात निकाल ही पाता कि FBI वहां पहुंच जाती है। एक बार फिर ऐसा लगता है कि अब डेविड बच नहीं पाएगा, लेकिन रेचल और हेडन की मदद से वो आखिरी लम्हे में फिर पुलिस की गिरफ्त से निकल जाता है। यहीं पर फिल्म का पहला हिस्सा खत्म होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर मैथ्यू वाकई जिंदा है तो आखिर उसे 5 साल तक दुनिया से छुपाकर किस में रखा। अगर अगला हिस्सा देखना है तो कमेंट करना मत भूलें।